मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल, न्यू दिल्ली। एजुकेशन मेरे लिए एक पैशन है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ये अपनी सूरत और सीरत पर एजुकेशन के कारण ही आएगा। देखिए, जब बुरे विचारों का, बुरी कथाओं की परंपरा बन सकती है तो अच्छे विचारों की भी बन सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति संस्कार अनुसंगी है। क्योंकि मेरे को ये एजुकेशन जो मैं जिससे तैयार हुआ, मेरे लिए वो बहुत पीड़ादायक दिन थे। मैं अपने को पहचानता था, मेरे में क्षमता थी, और मुझ में ही क्यों, संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक बच्चे में ये क्षमता होती है। मुझ में भी ये क्षमता थी, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो ऊपर वाले के द्वारा सभी को पूरी क्षमता के साथ दी गई है, ये मेरे में भी थी। हुआ क्या, मेरा सही तरीके से नर्चर नहीं हो पाया, सही तरह से पालन नहीं हो पाया, पोषण नहीं हो पाया, तो मैं स्ट्रॉन्ग कैसे होता। शरीर तो बढ़ता गया, परंतु इस शरीर को चलाने वाला जीवन वो टूटता चला गया। माता पिता की अपनी व्यवस्थाएं थी, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, शायद नियति को एक बेहतरीन आदमी तैयार कर रहा था, इसीलिए मेरी परीक्षाएं बड़ी हुई, और मैं उन सबको धन्यवाद कहता हूं कि जो कमियां मेरे अंदर हुई, मैंने सोचा कि इन्हीं कमियों को आने वाली पीढ़ियों को सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये मेरी जिद थी कि मैं इस दुनिया में कमिंग जनरेशन को इन कांटों से निकलने का रास्ता नहीं बताऊंगा, बल्कि रास्ते को ही निष्कंटक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक सौभाग्यशाली आए या एक दुर्भाग्यशाली इस रास्ते में आए, ये बाधाएं उसको ना मिले, यही मेरा प्रण बन गया और यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। क्योंकि ये होगा कैसे? असल में साथियों, एक दौर आ चुका था, क्योंकि जो ये एजुकेशन जिसको मॉडर्न एजुकेशन बोला जाता है, ये किंग फ्रेडरिक विलियम के द्वारा 18वीं सेंचुरी के अंदर डिजाइन करी गई थी, जो नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी इन थॉट, वर्क और डीड के लिए थी, जो लाइक माइंडेड सिटीजन पैदा करने के लिए थी। उससे जो बेस्ट निकले वो एम्पायर के पॉलिसी मेकर हो जाएं, ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं, जो उससे कम निकले वो डायरेक्टर और अधिकारी वर्ग में हो जाए, जो उससे कम निकले वो एम्प्लॉय हो जाए और पुलिस और इन सब में चले जाए। तो ये उस पर्पस के लिए थी, ये औद्योगिक क्रांति की पूर्ति करने के लिए थी। ये असल में मैं ये कहूं कि पूरी शिक्षा उदर की पूर्ति के लिए थी, पेट भरने के लिए थी ये शिक्षा। इस शिक्षा का भाव से, देश से, नैतिकता से, इन सब से कोई लेना देना नहीं था। उनको स्किल नौकर चाहिए थे। 200-300 साल की एजुकेशन में हमने डिफरेंट स्किल पैदा करे और स्किल के महारथी पैदा करे, बस दिक्कत ये भी इंसान पैदा नहीं हुए जो उदर पूर्ति के लिए। मतलब मैं तो कई बार बड़े दुख से इस बात को देखता हूं कि मेरा देश जो ज्ञान का धारक, वाहक और संवाहक था, जो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, अब हम ये दावे करते हैं कि नासा में इतने % हमारे लड़के हैं, इस बड़ी कंपनी में हमारे लड़के हैं। कभी कभी लगता है क्या हम नौकर सप्लाइंग कंट्री बन गए हैं? दुख होता है कि क्या मैं विश्व गुरु किस रूप में कार्य कर रहा है। तो ये बात तो मुझे समझ आने लगी कि यदि अगर बदलाव लाना है, भारत को भारत की पहचान मिलनी है, तो वो शिक्षा ही होगी। और इस शिक्षा में, क्योंकि भारत की शिक्षा सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि यहाँ पहली ही लाइन है कि वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा वो सिर्फ भारत को नहीं कह रहा, वो खाली अफगानिस्तान को नहीं कह रहा या अफ्रीका, यूरोप को नहीं कह रहा, इस पूरी पृथ्वी को वसुधा कह रहा है। इस वसुधा से जो भी कुछ, जिसका भी संबंध, वो मेरे कुटुंब के निवासी हैं, मेरे कुटुंब के पात्र हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम,
हर आदमी मेरे इस वसदा से होता हुआ मेरे कुटुंब का है। यहां तक कि हमने चंदा को मामा तक कहा, क्योंकि पृथ्वी का ही एक अंश था। पृथ्वी मेरी माता है और माता का भाई मेरा मामा है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा का पाठ था। मुझे बहुत किसी विदेशी थिंकर की बात याद आती है कि यदि भारत नहीं रहा तो यकीन करिए उससे बहुत समय पहले विश्व खत्म हो चुका होगा। मेरी चिंता विश्व बचाने की भी है, मगर वो जब ही बचेगा जब भारत बचेगा, भारत की शिक्षा आगे चलेगी। दोस्तों, इस तरह की तड़फ मेरे जीवन का फ्यूल बने। मैंने कहा कि मैं एक ऐसा स्कूल स्टैब्लिश करना चाहता हूं, क्योंकि रूटीन के स्कूल तो बहुत हैं। रूटीन के करोड़ों स्कूल पूरे संसार में अलग अलग तरीके से स्टैब्लिश है। उनमें भाषाएं अलग हैं, सोशल स्टडी अलग है, मैथड साइंस तो सेम ही है, भाषा अलग है, परंतु तरीके वही हैं। मैंने कहा नहीं, एक ऐसा भी स्कूल होना चाहिए जो समयानुकूल हो, युगानुकूल हो। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, बच्चा और समय क्षण प्रति क्षण बदल रहे हैं, मिनट दर मिनट बदल रहे हैं, मगर शिक्षा की प्रणाली सदियों पुरानी पड़ी है। और पुराने रास्ते को बार बार रिपीट करने से नया रिजल्ट मिल जाए, ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, बड़ी मजाक की बात लगती है कि आप पुराने सिस्टम से बार बार उसी को रिपीट करें और कहीं और पहुंच जाएं। कुछ ये ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली से मुंबई के रास्ते में निकलूं और जम्मू की कल्पना करूं कि जम्मू पहुंच जाऊंगा। ये कुछ ऐसा ही लग रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी अपने को जंप करवाने के लिए अपने ही जूते के फीते खींच रहा है कि लगता उठ जाएगा। बड़ी अजीब सी बात थी दोस्तों, परंतु आदमी में ताकत तो थी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि हम 1860 के सिस्टम के साथ, 1960 के माइंडसेट के साथ 2060 का प्रोडक्ट तैयार करने की बातें कर रहे थे। दोस्तों, ये बड़ी असंभव सी बात थी। तो एक ऐसे स्कूल चाहिए थे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर ब्लॉक वाइज, हर शहर वाइज, हर देश वाइज, जो एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल हो। एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल। वो एक्सपेरिमेंटल मीन्स व्हाट? क्या बच्चे गिनी पिंगे? नहीं दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल वो लर्निंग गैप्स के हैं कि जो लर्निंग गैप्स हो रहे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए और बच्चे ही उस एग्जाम्पलरी व्यक्ति के रूप में हों। कोई ग्रंथ ना हो, कोई घटना ना हो, कोई विवरण ना हो, बच्चा ही एग्जाम्पल हो। क्योंकि ये दुनिया, इन बच्चों ने ही कल इस दुनिया के साथ काम करना है, इस दुनिया में जीना है और इस दुनिया के साथ रहना है। तो क्या मैं अपनी बागडोर, क्या मैं अपने भविष्य की बागडोर उन कमजोर हाथों में देके जाऊंगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि आदमी अपनी गलतियों से नहीं सीखता, आदमी अपने एग्जाम्पल से सीखता है। और हमारा दुर्भाग्य है कि एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। हमारे पास स्टोरियां हैं, हमारे पास कहानियां हैं, मगर वो कहानियां, वो विवरण, वो किसी विशेष परिस्थिति के थे, इसीलिए रिपीट नहीं हुए। और ज्यादातर जो हमारे पास जो उदाहरण हैं, वो उदाहरण विशेष अवस्था के उदाहरण थे। नहीं तो प्रयोग तो महात्मा गांधी ने भी बहुत अच्छा किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी अच्छा किया, भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देके किए। बहुत से लोगों ने बहुत सुंदर प्रयोग करे, परंतु वो प्रयोग स्थायी नहीं हो पाए। जिस समझदारी की हम बात करते हैं, वो समझदारी कुछ लोगों की बपोती बन के रह गई। कुछ लोग समझदार हो सकते हैं, क्यों? हम बाकी लोग कौन हैं? समझदारी की परंपरा नहीं बन पाई, जबकि किताबों की परंपरा बनी, बहुत सारे जाति की परंपरा बनी, बहुत सारे अवार्ड, प्रॉपर्टी, सामान की परंपरा बनी। काश समझदारी की भी परंपरा बन जाती। ये ऐसे सवाल कि समझदारी की परंपरा ना होना, कांटों से बच कर निकलने का रास्ते का बताना, कोई एग्जाम्पलरी स्कूल ना होना, ये सब मुझे बहुत उद्वेलित करते थे, मुझे बहुत तंग करते थे। आखिर में मैंने तय किया कि दुनिया से ये कहूं कि तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें अपने शास्त्र पे यकीन है तो तुम इसका आंसर दो, हमसे सवाल ना पूछो।
क्योंकि लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, लोग अक्सर सवाल खड़े करते हैं, सवाल उछालते हैं, आंसर नहीं देते। तो मेरे मन में ये था कि मैं दुनिया को कुछ बोल के नहीं बताऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये सोचा कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां पर ये एक्सपेरिमेंट, जो स्कूल एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी हो, जहां पे दुनिया के सारे गैप्स को पूरा करते हुआ, लर्निंग गैप्स को पूरे करते हुए एक स्कूल बनाया जाए जो, लोग तो कहते हैं भविष्य का, परंतु भविष्य तो आज मेरे वर्तमान में छिपा है, क्योंकि जैसा वर्तमान बनाऊंगा ऐसा ही भविष्य बनेगा मेरा, क्योंकि वर्तमान में उसकी नींव डालूंगा, तभी वो बेहतर भविष्य का बन पाएगा। तो मैंने 2002 में मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करी इसी थीम के साथ, और इसमें सब कुछ चाइल्ड सेंट्रिक रखा, क्योंकि हमारे टीचर, हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग बहुत शानदार काम करने की कोशिश करते हैं, मगर रिजल्ट 10 से 20%। और हैरानी की बात तो ये होती है कि मैक्सिमम साइंटिस्ट या तो स्कूल ड्रॉप आउट है या कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो समझ नहीं आता तो स्कूल कॉलेज बने किसके लिए हैं। फिर मुझे बात याद आती है किंग फ्रेडरिक विलियम की, कि ये तो हमने सर्वेंट्स के लिए बनाए हैं, हमें स्किलफुल लोग चाहिए उनके लिए बनाए हैं, हमने साइंटिस्टों के लिए स्कूल नहीं बनाए, हमने ह्यूमन बींग्स के लिए स्कूल नहीं बनाया। लगता है बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी छोटी बात पॉलिसी मेकर्स किन परिस्थितियों का ध्यान नहीं दे पाए। तो मैंने डिजाइन किया कि नहीं, मेरा स्कूल चाइल्ड सेंट्रिक होगा, वेयर वी विल डिजाइन द सिलेबस, करिकुलम, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड एज पर द नीड और चॉइस ऑफ ए चाइल्ड विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं आता। 2002 में मैंने इस सोच के साथ में एक स्कूल स्टैब्लिश किया दिल्ली उत्तम नगर में। था क्या, शुरू में मैं सेना का आदमी हूं, भारतीय सेना में मैंने 8 साल सर्विस करी है, तो सेना का जुनून और सेना का डिसिप्लिन मेरी बॉडी, मेरे डीएनए में वो बिल्कुल इन कर चुका था, इनकलकुलेट हो चुका था मेरे पूरी ताकत से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने स्कूल की स्टैब्लिशमेंट करी। शुरू में जिस तरह हर नए प्रयोग के साथ होता है, मजाक होने लगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं दुनिया में कहां से सीखता था, चारों तरफ से सीखता था दुनिया का। मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कूल को बनाया। मैंने स्कूल में 2006 में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिशियली एक डिवीजन का निर्माण किया, जिसमें हम बच्चे के परिवार को स्टडी करते हैं, बच्चे के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, भविष्य को स्टडी करते हैं उसके हिसाब से, और वर्तमान में उसकी क्षमता के साथ कैसे काम कर सकते हैं, इस पर काम किया। दोस्तों, जो दुनिया के हार्डल थे, पहला हार्डल मेरे सामने आया लैंग्वेज का। मैं क्योंकि हिंदुस्तान का निवासी हूं और ये अंग्रेजों द्वारा रूल हुआ था, तो अंग्रेजी यहां साहब की भाषा होती है। जो अंग्रेजी बोल देगा वो बहुत काबिल होगा। ये साहब की भाषा मेरे लिए चैलेंज थी। और जब मैं बेहतरीन टीचर हायर करने की बात करता था तो वो कहते थे कि ये लो क्वालिटीज में हमें बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल होती थी मेरे को, क्योंकि हायर फैकल्टी आती नहीं थी और लोअर फैकल्टी बेहतर रिजल्ट दे नहीं सकती, ऐसा वो कहते थे। मेरे सामने चैलेंजेस स्टार्ट हुए, पर मैंने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया था, मुझे तो ये करना ही था। क्या हुआ, मैंने अपने टीचर्स, मैंने अपने स्कूल से इंग्लिश की बुक हटा दी, मैंने इंग्लिश का टीचर हटा दिया। तो मेरे सामने चैलेंज इस लैंग्वेज का था, क्योंकि बेस्ट फैकल्टी लोअर ग्रेड के साथ काम नहीं करना चाहती थी और लोअर फैकल्टी के साथ में बेस्ट रिजल्ट आने की संभावना नहीं थी, जैसा मुझे बताया। मैंने क्या करा, मैंने सभी इंग्लिश के टीचर हटाए, इंग्लिश की किताब हटाई, इंग्लिश का पीरियड हटाया, और एक चमत्कार हो गया। क्योंकि मैंने कहा कि बच्चों को कि पहले आप गलत बोलो, ठीक तो अपने आप आएगा। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ, और ये दुनिया का एक मिराकल बन गया कि जिस स्कूल में इंग्लिश का टीचर ना हो, इंग्लिश की किताब ना हो, इंग्लिश का पीरियड ना हो, और बच्चे शानदार इंग्लिश बोलते हैं। और इंग्लिश ही नहीं,
इसी फार्मूले को मैंने जैपनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन सब में लगाया और मिराकल एक के बाद एक होते चले गए। बात और आगे बढ़ी। खाली इंग्लिश बोल देना किसी की सफलता का परिचय नहीं है। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका बच्चा इंग्लिश बोल दिया हो गया काम। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या इंग्लैंड में बेवकूफ नहीं पैदा होते? क्योंकि ये इंग्लिश एक भाषा है, किसी चीज को बताने की एक भाषा है। भाषा तो मानवीय होनी चाहिए थी, जो कारण, गुण और गणित से बनती। दुर्भाग्य था कि भाषा इंग्लिश होने से ज्ञानी होने की पहचान होने लगी। इस भाषा के होने के मास्टरी के बाद और मामले सामने आए कि अब एजुकेशन कैसे चले। दोस्तों, क्योंकि मैं एक बच्चे की तरह सोचा करता था, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी वो पूरी हम एक साथ एकजुट होके, एक प्राण होके काम कर रहे थे और उसमें सब मेरी तरह पैशनेट लोग थे। डिफरेंट विद्याओं के लोग थे, मगर सब पैशनेट लोग थे। हुआ क्या, हमने एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स काम किया। हमने केजी यूकेजी क्लासेस में डॉक्टर RS अग्रवाल की रीजनिंग लॉजिक की बुक लगा दी। 6 महीने डिस्कशन हुआ कि ये बुक कहीं बच्चों के लिए और बर्डन तो नहीं हो जाएगी, ये बुक बच्चों की प्रॉब्लम तो नहीं खड़ा करेगी। बहुत सारे सवाल खड़े हुए, 5-6 महीने लगातार डिस्कस होता रहा। मेरा तर्क ये था कि बच्चा यहाँ पर क्यों का आंसर लेने के लिए आया है, हम क्या और कैसे की बात करते हैं। अगर आप क्यों की बात कर लेंगे तो क्यों में क्या और कैसे छिपा हुआ है, बेहतर रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे बच्चा रीजनिंग लॉजिक की किताब जो डॉक्टर RS अग्रवाल की लिखी हुई, बड़े लेवल पर, जो नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए बनी हुई है, कैसे कोई बच्चा इससे बेहतर ये केजी यूकेजी का कर लेगा। मैंने कहा ये केजी यूकेजी का ही बच्चा बेहतर कर सकता है। क्यों? उसके पास फ्रेश माइंड है, और जो पहले जो 7 साल की उम्र तक ये फाउंडेशनल ईयर होते हैं किसी बच्चे के। किसी बच्चे की जिंदगी में ये फाउंडेशनल वो ईयर होते हैं जब इसमें आप उनके अंदर बेहतर हैबिट्स इंक्लाइन कर सकते हैं, उनके अंदर क्यों का सवाल ढूंढने के लिए उनके अंदर एक भावना पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आज से कोई 10-1 साल पहले इस रीजनिंग लॉजिक बुक को मैंने अपने टीचर तैयार करे, और आप यकीन मानेंगे कि सारे केजी यूकेजी या पहली तक के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई कई साल तक। इसके बाद इसको हरियाणा में ट्रायल किया गया, इसके बाद जगह जगह और जगह ट्रायल किया गया। उन स्कूल के मालिकों ने, प्रिंसिपलों ने, मैनेजरों ने मुझे बताया कि सर, बच्चे रीजनिंग लॉजिक की क्लास में 100% आंसर देते हैं और अटेंटिव रहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं बनिस्बत की और क्लासेस के मुकाबले में। मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि बच्चा इस दुनिया में क्यों का आंसर लेने आया है और हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम उसे ए से एप्पल लिखवाने में समय लगा रहे हैं। हमने कहा नहीं, और आगे चलते हैं। दौर शुरू हुआ दोस्तों एक्सपेरिमेंट का, और रिजल्ट, क्योंकि जब आप किसी भी काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो रिजल्ट तो नियति ने आपको देना ही होता है। वो तो वेट कर रही होती है कि कोई आदमी तो आए जो इस बीड़े को उठाए, इस काम को अपने हाथ में संभाले। मैं फल देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, इसके बाद हमने पीरियड सिस्टम तोड़ा। जनरली 40 मिनट के पीरियड में कोई बड़ा काम होता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और मैं तो इसका बड़ा एक पेट सेंटेंस बोलता हूं, जो रेगुलर करता हूं, कि अगर एजुकेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, फ्रॉम बुक्स टू स्टूडेंट और फ्रॉम इंटरनेट टू स्टूडेंट, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन by practicing, by memorizing, by learning, by doing, and so many other Montessori other method. Third one, which is not last but not least, but it is very important, representation of information by name of examination. If education is these 3 works, transfer, storage, and representation of information, then in this modern sciences, the better job. You give them the pen drive, they can give you very good answer. Whatever you speak,
they will record it in this pen drive, and whatever you want to ask it, you ask by that pen drive or hard disk, you can get the good answer. तो फिर हम बच्चे क्यों चाहिए हमारे को? तो मैंने कहा नहीं, हम सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, हम उनको दुनिया का बेहतरीन आदमी बनाए। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का जो मेरा कंसेप्ट था, अब वो फलीभूत होने लगा। क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ बच्चे को सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कंपटीशन के साथ में समाज में भागीदारी निभाने के लिए तैयार किया। दोस्तों, बहुत सुंदर रिजल्ट आने लगा। इसके बाद हमने यूपीएलसी फार्मूला डिजाइन किया, जो बाद में जांचने पे पाया कि भारत के सभी प्राचीनतम यूनिवर्सिटियां, मगध, विक्रमशिला, नालंदा, ये सब उसी सिद्धांत पे चलती थी। श्रवण, मनन और निध्यासन, ये 3 के सिद्धांत पे चलती थी। मैंने इसको देखा, मुझे लगा क्या बढ़िया काम था। परंतु श्रवण, मनन, निध्यासन में क्या हुआ, क्योंकि उस समय किताबें नहीं होती थी, तो गुरु किसी बात को कहते थे और बाकी बच्चे श्रवण करते थे, सुनते थे पूरे एकाग्रचित होकर के। मनन का मतलब था तर्क लगा के उसको जांचते थे, मन लगा के उसको जांचते थे। और निध्यासन का मतलब हुआ उसकी बेहतरीन चीजें जिसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिसको मान चुके हैं, जिसको जान चुके हैं, उसको अपने जीवन में डाल लेते थे। इससे हुआ क्या, आदमी तो अच्छे हो गए, परंतु समय के साथ में बदलना और समय के साथ चलना का काम रुक गया। हिंदुस्तान बहुत अच्छे आदमियों का एक देश बन गया, और इसके अच्छे परिणाम के साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी आए कि ये देश हमेशा लुटेरों के लिए चार्मिंग प्रोडक्ट बना रहा। कभी डच आए, कभी मंगोल आए, कभी हुन आए, कभी अंग्रेज आए, कभी फ्रेंच आए, न जाने कितने आए और कितने पहुंचे, और कितनों ने लूट लूट के अपने देश भरे। हम शिकार होते रहे, बहुत पेनफुल था मेरे लिए। मैंने क्या करा, मैंने इसके लिए एक नया फार्मूला डिजाइन किया, यूपीएलसी। यूपीएल तक तो था श्रवण, मनन, निध्यासन, और सी का मतलब था कम्युनिकेट क्या हो। तो कम्युनिकेट में पहले कॉज, इस ज्ञान के पीछे कॉज क्या है, फिर इसके पीछे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, और आप तीसरा क्रिएट करके क्या देंगे। इस तरह चीजों को डिजाइन किया। सच बताऊं, 2006-07 में ये फार्मूला डिजाइन हुआ, और आज तक कोई भी मैटर टीचर के पास नहीं पहुंचा, वो बच्चों में ही सॉल्व हो जाता है। हमने ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम किया, मतलब बच्चे ग्रुप में बैठाए और जीआरएस फार्मूला लगाया। जीआरएस का 2 मतलब निकले कि ग्रुप रेसिप्रोकल एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल सिस्टम। कि ग्रुप रेसिप्रोकल मतलब दूसरे की कंप्लीमेंटरिटी पर काम कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे की उपयोगिता पूरकता के साथ कर रहे हैं, और उतनी ही बात बच्चे जिम्मेदारी के साथ भी कर रहे हैं। जब बच्चों के हाथ में ये मैटर दिया यूपीएलसी, यकीन मानिए 2007 और 2008 के बाद 13 साल हो गए, आज तक कोई मैटर टीचर के पास नहीं पहुंचा, बल्कि टीचर सीखता है बच्चों से। ये भारतीय गुरुकुल का मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम हमने बना दिया। फिर सेल्फ असेसमेंट के ऊपर, क्योंकि बच्चा खुद ही असेस करे अपने आप को। मैं आपसे 4 सवाल पूछ करके आपके बारे में नहीं जान सकता ज्ञान के, क्योंकि ये तो ताश का खेल हो गया कि मुझे पता है कि आपको इक्का नहीं पता, आपके पास दुग्गी है या नहीं है, पंजी है या नहीं है। ये ताश के खेल बंद करें। आप बताएं आपको क्या क्या समझ आया और क्या क्या समझ नहीं आया। तो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन रख दिया, क्योंकि मैं ही जानता हूं मुझे किस में क्या क्या रिएक्शन है और क्या क्या मेरी कमी है। और कंपटीशन, अक्सर लोग कहते हैं कि कंपटीशन बड़ा नेगेटिव होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, बच्चे इसमें बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, भला भला बहुत सारी बातें करते हैं। दोस्तों, कंपटीशन ही जीवन के विकास और जागृति का मूल आधार है। परंतु कंपटीशन हो किससे? हम अक्सर कंपटीशन दूसरे से करते हैं। मैंने बोला नहीं, क्योंकि प्रकृति में एक भी चीज दूसरे की कॉपी नहीं बनी। हर चीज, चाहे पेड़ का पत्ता हो या फल हो या जानवर हो या मिट्टी का कोई अणु परमाणु हो, वो यूनिक है। तो इंसान कमजोर कैसे रहता, वो कॉपी कैसे होता? हम शरीर से बच्चे पैदा करते हैं, कॉपी नहीं पैदा करते।
इस बात को समझा बच्चों का नहीं, आप जो भी हो आप यूनिक हो। शरीर हो सकता है आपका किसी से मैच कर जाए 10, 20, 50 करोड़ लोगों में, मगर जीवन के रूप में आप मैच नहीं करते, आप अपने आप से भी मैच नहीं करते। तो कंपटीशन अपने आप से करना है। जो आज रहना है वो कल नहीं रहना, जो कल रहना है वो परसों नहीं रहना। इस तरह यात्रा शुरू हो गई, सेल्फ लर्निंग से सेल्फ असेसमेंट, इवोल्यूशन, कंपटीशन, यहां तक हम पहुंचे। अब ये यूनिकनेस की कहानी आगे बढ़ी। हमने बच्चे के साथ में यूपीएलसी पे काम कर लिया था। बच्चे बेहतरीन पढ़ने लग गए थे, समझने लग गए थे। परंतु एक हमारे सामने सवाल खड़ा था। दिल्ली गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि 6ठी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ पा रहा, 8वीं का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता, जो बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी होती है उसके सिंपली सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये बड़ा भारी सवाल था सरकारों के आगे, मेरे आगे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम लोग एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं जिसका पर्पज ही लर्निंग गैप्स को खत्म करना होता है। मैंने 6 साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट के उत्तम नगर के एक स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको मैंने अपने यहाँ टेस्ट कर रखा था। मैंने उस स्कूल में 12 दिन 15 मिनट सिर्फ पढ़ाया। अल्टरनेटिव डे में 12 दिन 15 मिनट पढ़ाया, और 15वें दिन, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल मेरे यहाँ पर एक दिन की ट्रेनिंग हुई थी, फिर बहुत सारे मेंटर्स की विजिट हुई थी, आम आदमी पार्टी के बहुत लोग आते थे, मीडिया काफ़ी आता था। तो मैंने 15वें दिन, उस दिन अमेरिका से भी कोई एक न्यूज़पेपर आया हुआ था, मैंने उन लोगों को बुलाया। मैंने कहा आइए आपको एक मैं आपकी भाषा में जादू, किसी की इंग्लिश की भाषा में मिरेकल, वो दिखाता हूँ। मैं उनको स्कूल ले गया। उस स्कूल में मैंने उनको बताया कि इस 6th क्लास में मैंने 12 दिन और सिर्फ 15 मिनट, 1 मिनट भी फालतू नहीं, 1-2 मिनट कम हो सकता है, इतना पढ़ाया है। मैडम पढ़ा रही थी, मैंने उनसे पूछा कितने पेज पढ़ाए हैं, उन्होंने बोला 42 समथिंग बोला था। मैंने बच्चों से कहा 80 नंबर पेज खोलिए। बच्चों ने 80 नंबर पेज खोला। मैंने कहा पढ़ना शुरू करो, रिपीट कोई नहीं करेगा। बच्चों ने शानदार तरीके से वो बुक पढ़ के दिखाई। तो मैंने कहा आपको हो सकता है, आपको लगता हो कि कोई कॉपी हो रखा है, कोई खेल चल रहा हो, अब आप पेज बोले। उन लोगों ने पेज बोला, बच्चों ने पढ़ के दिखा दिया। वो लोग फैल गए, 25-30 आदमी थे, ये वीडियो में भी है, आप इसको ढूंढ के देख सकते हैं, गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इसको। तो बच्चों को घूम के बच्चों को जाके पूछा, बच्चों ने पढ़ दिया। तो मैंने कहा क्या ये 6 की ही बुक पढ़ सकते हैं? मैंने तत्काल 7th, 8th, 9th, 10th की बुक मंगा दी, बच्चों में फैला दी। बच्चों ने जो भी पेज गेस्ट ने कहा सारे पढ़ दिए। मैंने कहा खाली ये पढ़ ही पाते हैं, इसका मतलब भी समझते हैं। मैंने एक बच्चे से कहा 4-5 लाइन पढ़ो, उसने पढ़ा, और उसके बाद बाकी बच्चों ने उसका मतलब बता दिया। और 5वीं चीज मैंने गेस्टों को कहा, इसमें 90% बच्चे मेरा नाम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा ये जादू है, जिन बच्चों को 6 साल में हम नहीं पढ़ा पाए, आपने 15 मिनट 12 दिन यानी 180 मिनट में पढ़ा दिया। मैंने कहा हाँ ये पॉसिबल है। और इसी का नतीजा अभी मैंने पंजाब गवर्नमेंट में, मैं पंजाब के हमारे मिनिस्टर बने हैं प्रकट सिंह जी, वो शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने मुझे बुलाया और सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर सभी के सामने मुझसे कहा अपने काम को बताने को। मैंने प्रेजेंटेशन दी और मैंने कहा मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं आपके बच्चों को लिटरेट मिनिमम टाइम में कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा मिनिमम का मतलब क्या, 2 महीने 3 महीने? मैंने कहा नहीं, हो सकता है 3-4 दिन। तो उनको ये एक्सेप्ट नहीं था। मैंने कहा दिल्ली आके देखो। उन्होंने कहा दिल्ली हो सकता है आपका कोई वो हो, आप हमारे यहाँ करके दिखाओ। तो उन्होंने मुझसे कहा कैसा स्कूल चलेगा? मैंने कहा अपना वर्स्ट स्कूल दीजिए, वर्स्ट जो सबसे हो, जो एकेडमिकली चैलेंज वाला स्कूल हो। उन्होंने मुझे अपना स्कूल दिया मोहाली के अंदर बल्लभपुर में, और यकीन मानिए उस स्कूल को हमने 2 हाफ डे में ही तैयार कर दिया। उसके सामने एक, दोनों स्कूल स्मार्ट स्कूल थे, उसके सामने एक स्कूल था, 112-15 बच्चे थे, वो भी 2 हाफ डे में तैयार हो गए, ये भी 2 हाफ डे में तैयार हो गए। शानदार रिजल्ट। 4th का बच्चा 8वीं की बुक पढ़ रहा था, 3री का बच्चा 6ठी की बुक पढ़ रहा था, और शानदार रिजल्ट। ये भी वीडियो ऑडिटेड और डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा पॉसिबल है। पढ़ाई के लिए कोई 20 साल नहीं चाहिए। मैं तो अक्सर हंसता हूं
कि हम लोगों ने अपने इतिहास में ऐसा देखा है कि भगवान महावीर और गुरु नानक जैसे लोग, जिनको समाज परिवार व्यवस्था ने बांधा, शादी करा दी, बच्चे हो गए, उसके बाद भी ये लोग 12 साल में ज्ञानी बन जाते हैं। सिद्धार्थ नाम का एक युवक 6 साल में सारे बंधन तोड़ता हुआ महात्मा बुद्ध बन जाता है। और दोस्तों, हम 20 साल 35,000 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। नर्सरी, केजी, यूकेजी 3 और पहली से 12, 12 और 3 15, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। हम 20 साल बच्चों को पढ़ाते हैं और 35,000 घंटे उनके इस्तेमाल करते हैं। वो 6 साल में एक सिद्धार्थ नाम का युवक महात्मा बुद्ध बन जाता है और 20 साल में हमारे बच्चे महात्मा बुद्धू बने बने घूमते हैं। महात्मा तो होते ही हैं दोस्तों। तो ये एजुकेशन 20 साल की नहीं है, ये तो 3, 4, 5 साल की जो एकेडमिक, जो ये स्किल वाली एजुकेशन है, बच्चा सीख सकता है। जो छोटी एज है, जिसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं, उस एज में हैबिट्स का काम होना चाहिए, वाई का काम होना चाहिए। हम वहां पर ABCD को सिखाने और लिखाने का काम कर रहे हैं। जहां पर जो एज फाउंडेशन एज है, उसमें हैबिट एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम होना चाहिए। उसमें बच्चे के अंदर इस तरह का वाई के सवाल ढूंढने के लिए, क्योंकि हर बच्चे को साइंटिस्ट होना एक जॉब है। हमने इस तरह मैंने 42 प्रयोग करे जो कॉपीराइट है। और सच बताऊं, आज अपने स्कूल के बच्चों को देखते हुए मुझे एक छोटी स्टोरी याद आती है कि मुझसे किसी ने पूछा था लोधी रोड में कि 10 और 20% तो हर जगह सक्सेस होते हैं, कुछ लोग 50% भी लोगों को सफल कर लेते हैं, आपके स्कूल का रेट क्या है सफलता का? तो मैंने एक कहानी के द्वारा उनको उसका मतलब समझाया था कि बिच्छुओं की बारात जा रही थी। साइड चलते बिच्छू से किसी ने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है? बिच्छुओं की बारात में साइड चलते बिच्छू से किसी ने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है? उसने कहा, छू के देख, सारे ही सरदार हैं। इस तरह के मेरे स्कूल से निकलने वाला कोई बच्चा कमजोर नहीं है, क्योंकि कमजोर होते हैं या तो व्यवस्था या टीचर या माता पिता और टीचरों के बीच का संबंध। बच्चा कमजोर नहीं होता, वो हमारी अव्यवस्था का शिकार होता है, कमजोर नहीं होता दोस्तों। जब ये आगे मामला बढ़ा तो फिर हम लोगों को मेरे सामने एक सबसे बड़ा संकट इस बात का था कि बच्चा सफल हो गया, ज्ञानी हो गया, स्किल भी लेने को तैयार है, मगर वो करे क्या? अक्सर ही सवाल खड़ा होता था, क्या जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करते करते एंड तक पहुंच जाए कि मैं किस चीज के लिए बना हूं? मेरे सामने ये बहुत बड़ा सवाल था कि वो सीक्रेट कैसे खोले। दोस्तों, मैंने आधुनिकतम और प्राचीनतम सारे सिस्टम को इस्तेमाल किया, ओल्ड एंड मॉडर्न बोथ टेस्टिंग सिस्टम को तैयार किया। तो मैंने एक सिस्टम बनाया, IPDS, इनहेरेंट पोटेंशियल डिस्कवरी सिस्टम। इसमें क्या था कि असल में हमारा ये मानना है कि बच्चा ही माँ बाप को तय करता है कि कौन सा माँ बाप चूज करने हैं उसने। माँ बाप शरीर देते हैं, और चाहे आप स्वर्ग कहें या नरक कहें या हवा में जो घूमती हुई आत्माएं हैं, वो ये देखती हैं कि उनकी अतृप्ति क्या है और इस परिवार में वो अतृप्ति पूरी हो जाएगी तो बच्चे का एक जीवन एक शरीर के साथ में जुड़ जाता है। अब बच्चा ही माता पिता को तय करता है कि कौन से माता पिता हों। इसका मतलब माता पिता को देख करके, उनकी जांच करके हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे का ये इंक्लाइनेशन यहाँ होना चाहिए। हमारी ऐसी सोच थी। इसके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, DMIT, ग्राफोलॉजी, साइकोमेट्रिक, जैपनीज टेक्निक, इन सब बहुत सारे टेस्टों को करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, फैमिली हिस्ट्री टेस्ट करी। क्योंकि हमारे साथ हम लोग सोचते थे कि हर एक्सपर्ट हमारे को कहता था कि जो मैंने टेस्ट कर दिया ये फाइनल है, उसका हम कहते थे सम्मान है आपकी बात का। परंतु हर टेस्ट को भी तो टेस्ट से गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं कहता हूं ये बच्चा ऐसा होगा, मैं मानता हूं इस बात को, मगर माता पिता से भी तो ये मैच करना चाहिए। उनकी दबी इच्छा, उनकी फलीभूत इच्छा, उनकी कारण इच्छा,
इन सबसे बहस तो करना ही चाहिए। मैंने यकीन मानिए, मैंने इस IPDS को जब यहाँ लगाया, मैंने अपने घर में टेस्ट किया, मेरे 2 बच्चे हैं, बेहतरीन रिजल्ट के साथ जी रहे होते हैं। मेरा बेटा एयरपोर्ट पे है, वो जहाज को जीता है, क्योंकि गलत की रिपोर्ट ये कहती है कि वर्ल्ड के 80 to 90% लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम देखते अपने को टर्न कर दिया, वो उसके लिए बने नहीं थे। कलाम साहब जब एयरफोर्स के टेस्ट को फेल हुआ तो उनको शिवानंद आश्रम के सबसे बड़े प्रमुख ने कहा, महाराज शिवानंद ने कहा कि तुम इसके लिए बने ही नहीं हो, तुम किसी बड़ी चीज के लिए बने हो, ढूंढो किस बड़ी चीज के लिए हो। तो तुम जहाज के लिए नहीं हो, एयरफोर्स के पायलट के लिए नहीं हो, तुम मिसाइल मैन बने हो। उनका जीवन आज उदाहरण है, उनको मिसाइल मैन के रूप में कहा जाता है। लोग तो एक जहाज उड़ाते हैं। दोस्तों, हमने इसको IPDS से सॉल्व किया और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने लगा, क्योंकि अब तक के लिए बच्चे वो एड्रेसलेस लाइफ थी, मतलब वो ऐसी पोस्ट थे जिनका एड्रेस नहीं है, पोस्ट आई हुई है कि ये बेहतरीन है, मगर वो बेहतरीन किस काम में ये पता नहीं था। हमने IPDS किया, बहुत शानदार रिजल्ट आया IPDS का। और मैं कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वो कुछ तरीके से बच्चों को जांच के साइकोमेट्रिक टेस्ट लेकर के बच्चे को जांच के तय करते हैं, परंतु साइकोमेट्रिक टेस्ट में 100% इसलिए इससे एग्री नहीं करता क्योंकि आदमी संस्कार अनुसंगी है, वो अपनी समझ के हिसाब से डिजाइन करता है। अगर उसको और तरीका निकला तो बदल सकता है। तो इसलिए मैंने और चीजों को इंट्रोड्यूस किया और बेहतर रिजल्ट से उसको जांचा, फैमिली हिस्ट्री में डाल के अच्छा रिजल्ट आया। दोस्तों, ये खोज चलते चलते 42 इनोवेशंस तक पहुंची और लगातार अपने सफर पर है। अब एक्लोड्स की भी कुछ बातें करें कि इस सफर की पहचान विश्व में कैसे मिली। तो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड में टॉप 15 के अंदर इस मेथोडोलॉजी को एप्रिशिएट किया गया। ये 2011 का मैटर था। 2013 में जापान सरकार के द्वारा ओनली पार्टनर स्कूल के रूप में हमारा सिलेक्शन हुआ। 2013 से टिल टुडे तक वी आर द ओनली पार्टनर स्कूल ऑफ द जापान गवर्नमेंट। और यात्रा आगे बढ़ी। 2015 में हम लोगों को अशोका फाउंडेशन USA के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड किया गया कि हम वो स्कूल हैं जो दुनिया के बदलने में सहायता कर सकते हैं, भागीदारी निभा सकते हैं। 2016 में दिल्ली NCR इंडिया का एजुकेशन बोर्ड के द्वारा रैंकिंग करी गई और तब से 6 साल पूरे कर चुके हम लोग। 2016 से अगर देखें, हम लगातार नंबर 1 पे बने हुए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे पॉसिबल होता है कि कोई एक स्कूल हमेशा इस लेवल पे आए। मैंने कहा आसान है, क्योंकि हमारा जो थीम है वो सेल्फ कंपटीशन की है। जिस नंबर 1 से कंपटीशन करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, स्ट्रेटजी लगाते हैं, उस नंबर 1 को हम पहले महीने ही हरा देते हैं। जब 1 साल की मेहनत के बाद आप उस नंबर 1 तक पहुंचते हैं, हम नंबर 1 वाले उससे बहुत आगे तक पहुंच चुके होते हैं। तो सेल्फ कंपटीशन ऐसा मोड है जो आपको हमेशा सस्टेन रखता है उस जगह पर, क्योंकि दुनिया में हर आदमी यही चाहता है कि एक तो निश्चिंतता मिले और एक सस्टेनेबिलिटी मिले। ये हम दोनों इसमें पूरी ताकत करते हैं। हमारे यहाँ हर एजुकेशन को वैल्यूज के साथ कनेक्ट किया गया, पूरी वैल्यूज के साथ उसको डाला गया। हर चैप्टर को हम लोगों ने 3 चीजों के साथ जोड़ा। आप हैरान रहेंगे, मेरे यहाँ पर 3rd का बच्चा 6 को आराम से पढ़ा सकता है, 6 का बच्चा 9th को पढ़ा सकता है। कैसे संभव था? हमने सब्जेक्टों को मर्ज किया, क्योंकि हमने 5 साल पहले ही 2016 में ही स्कूल में टैबलेट लगा दिया था, क्योंकि बच्चा डिजिटल होने जा रहा है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल होने जा रहा है। अब डिजिटल क्या कोई अलग से कोर्स होगा? जो भविष्य की वानगी है, जो भविष्य की जरूरत है, वो आज का अभ्यास होना चाहिए। इस बात को हम पहले ही समझ गए थे, तो वो अभ्यास में डाला।
पेरेंट्स बहुत नाराज हुए, स्कूल को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ और आज भी कंटिन्यू है, परंतु प्राप्ति के रूप में मेरे बच्चे शानदार मिले। आज मैं एथिकल हैकर्स पैदा कर रहा हूं। आज जो ई लर्निंग है और जो ये डिजिटलाइजेशन है, ये बच्चों की आदत है। अक्सर लोग कहते हैं कि 2021 का गरीब पैसे का नहीं, टेक्नोलॉजी और समझ का होगा, क्योंकि आज पैसा आपकी अमीरी और आपकी काबिलियत की निशानी नहीं होगा। आज आपकी निशानी कि आप टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने स्मार्ट हैं और आप कितने समझदार हैं, आपके पास सॉल्यूशन क्या है, ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी। और वो हो गया, क्योंकि जिस बच्चे का हमारे यहाँ पहली में एडमिशन होता है, हम ये समझ जाते हैं कि अगले 18 साल बाद जब ये मार्केट में आएगा तो 18 साल बाद कौन सी स्ट्रेटजी होगी, कौन सी दुनिया होगी, उसकी तैयारी आज करनी पड़ेगी। यानी कि आज 2021 में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमें 2036 और 37 की तैयारी करनी पड़ेगी, 38 की, कि उस समय कैसा समय हो गया। मैं नहीं जानता कैसा समय होगा, परंतु ह्यूमन बीइंग पक्का चाहिए होगा, वाई के आंसर के साथ चाहिए होगा, समाज में भागीदारी का चाहिए होगा और ग्लोबल सिटीजन विद यूनिवर्सल ऑर्डर चाहिए होगा। ये तो हमेशा ही चाहिए होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मुनि स्कूल में शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या है कि पहला वो स्वस्थ हो, पहले मेंटली फिर फिजिकली, दूसरा वो समृद्धि हो उसके हाथ में स्किल हो, उसके हाथ में ये समझ हो कि उसकी जरूरत कितनी है और बाकी लोगों की जरूरत में उसकी भागीदारी किस तरह होगी, क्योंकि नेचर हमेशा आप एक चीज डाले बहुत मल्टीपल करता है। तो उसकी लाइफ जो हो प्रॉस्परस लाइफ हो दूसरा, और तीसरा संबंधों में तृप्ति हो। हर संबंध चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड से हो, चाहे वो प्लांट से हो, एनिमल से हो, ह्यूमन बीइंग से हो, तृप्त हो वो संबंध। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्था में उसकी भागीदारी तय करिए, वो यूजर ना हो। इस चीज को हमने डाला, और क्योंकि मैं ये जानता था कि प्रत्येक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कामना है, कोई ना कोई तो कामना के साथ वो शरीर ले रहा है। और करना क्या है, कामना को इच्छा में, इच्छा को तीव्र इच्छा में, तीव्र इच्छा को संकल्प में, संकल्प को संभावना में, संभावना को सुगमता में, और सुगमता को उपलब्धि में, और उपलब्धि को स्वत्व में, और स्वत्व को व्यवहार और कार्य में डाल देना स्वतंत्रता के साथ। यही तो काम है। मैं जानता था, सच माने बच्चे खिलने लग गए। लोग आके कहते हैं आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। मैं कहता हूं अगर स्कूल में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कहां आएगा। पढ़ाई में कोई डर, ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही हैरान करने वाली घटना है कि स्कूल में जाने में, कोचिंग में जाने में बच्चे आत्महत्या करते हैं। स्कूल वो जगह होनी चाहिए थी जहां पर बच्चा डिस्कस करे। दोस्तों, हैरानी की बात थी कि जब हमने स्कूल इस्टेब्लिश किया तो लोगों ने कहा कि ये वो जगह जहां पर आप टीच करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम टीच नहीं करेंगे। जहां बच्चा लर्न करता, नहीं, ये वो भी जगह नहीं है। लर्न तो वो पूरे अपने समाज में, अपने परिवार में और चारों तरफ से करता है। तो कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए थी जहां वो डिस्कस करे, जहां वो करेक्शन करे अपने आप को, जहां वो अंडरस्टैंड करे, और चौथा सेलिब्रेशन हो। तो हमने स्कूल की मीनिंग निकाली, जब वो जगह जहां पर डिस्कस हो, करेक्शन हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सेलिब्रेशन हो। सच बताऊं, इतने सारे एक एज के बच्चे उसको कहां मिलेंगे भाई। स्कूल ही वो जगह जहां पर इस तरह के इतने 500, 700, 200 और 1000, 2000 बच्चे उसको मिलते हैं। और अगर उसको हर क्लास में घुमाया जाए, हर ग्रुप में रखा जाए, अब सुनिए जिंदगी कितनी बेहतर हो जाती है उसकी, कि हर बच्चे उसके लिए ताली बजा रहे हैं। जब वो ताली बजा रहे हैं तो उनका एक्यूप्रेशर पॉइंट हो रहा है, और बच्चे का अपना मन का एक्यूप्रेशर हो रहा है, वो खुश घूम रहा है, और बच्चे अपने एक्यूप्रेशर से सीधे हो गए। तो मैंने इस पर काम किया। स्कूल होना चाहिए जो डिस्कस करे, करेक्ट करे, अंडरस्टैंड और सेलिब्रेशन। टीचर क्या हो, टीचर फैसिलिटेटर हो, मोटिवेटर हो,
सुपरवाइजर हो और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड हो, बच्चे की संभावना में वो पार्टनर बन जाए। इस तरह का स्कूल हम लोगों ने तैयार किया। दोस्तों, ये सब करने के दौरान बच्चे के स्वास्थ्य को भी देखना था, क्योंकि आज तो ऐसा मजाक बन गया है कि जिस शहर आप अगर कहीं किसी एरिया में जा रहे हैं और वहां हॉस्पिटल दिखाई दे तो आप समझ लीजिए शहर पास आ रहा है, और ज्यादा हॉस्पिटल दिखाई दे आप ये समझ लीजिए मॉडर्न शहर में आए हैं। हॉस्पिटल होना, डॉक्टर होना ये अच्छे की निशानी नहीं है, ये बिल्कुल बुरे पीरियड की निशानी है कि ये शहर गुम हो गया है, ये शहर बीमारों का शहर है। क्योंकि स्वस्थ रहना एक बच्चे की आदत होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए स्वस्थ होना, क्योंकि माता पिता ने स्वस्थ पैदा किया और माता पिता की तरफ से यही एक वादा होना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया था, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ शरीर दो और खुद स्वस्थ रह करके ये प्रमाणित करो। ये उस माता पिता बच्चे के द्वारा ये परंपरा स्थापित करें। तो ये हो कैसे? क्योंकि अब के दौर में माता पिता अपने कामों में बिजी हो गए हैं, संस्कार में भी गिरावट आई है और परंपरा तो कुछ अजीब सी कहानी कह रही है। तो हमने सोचा बच्चे के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी काम किया जाए, क्योंकि मानसिक स्वस्थता के साथ में शरीर स्वस्थता पर। तो हमने एक्यूप्रेशर का कोर्स कंपलसरी करा, सीपीआर कंपलसरी किया। हमने कहा नहीं, हर बच्चे को सीपीआर आनी चाहिए, हर बच्चे को एक्यूप्रेशर आना चाहिए, हर बच्चे को अपने शरीर के हर पहलू के बारे में उससे बातें करनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए। मानसिक स्वस्थता के लिए हमने वैल्यू एजुकेशन और शरीर स्वस्थता के लिए हमने इन चीजों पर काम किया। यकीन मानिए अटेंडेंस का रेट बढ़ गया, 98, 99, 96 रेगुलर हो गया, एवरेज में आ गया। क्यों? बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चे को स्कूल आने में मजा आएगा, तो काहे को अब्सेंट करेगा बच्चा। और ये काम हमने खाली यही नहीं करके देखा, मुनि स्कूल की इस मैथोलॉजी को, मुनि एजुकेशन मॉडल की इस मैथोलॉजी को लोगों ने टेस्ट करने के लिए ये कहा कि आपके यहां तो ठीक हो रहा है, हमें ये और जगह रेप्लिकेट करके दिखाएं। तो एक संस्था थी, उसने SDMC साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक स्कूल को दिया मुझे कि भाई ये स्कूल है, जिंदगी में 10-15 बच्चे आए हैं, यहां अगर आपका मॉडल सक्सेस होता तो हम देखते हैं। हमने वहां काम शुरू किया, पहले साल ही 150 करीब बच्चे आ गए, और उसके बाद उन्होंने कहा 2 स्कूल और करके दिखाएं, और भी चैलेंजिंग स्कूल 2 दिए। यकीन मानिए जब 3 साल बाद हमारा पीरियड खत्म हुआ, उन स्कूलों में बिल्डिंग की कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा बच्चे थे, बिल्डिंग कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा बच्चे। हरियाणा और जगह जगह दूर से बच्चे, बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल, नामी ग्रामीण स्कूलों से बच्चे वहां एडमिशन लेते थे। और वो बच्चे, उनका जहां पर एनरोलमेंट की बात थी तो टॉप थी, जहां पर अटेंडेंस की बात थी, सरकारी स्कूल 30-40-50% अटेंडेंस कोई ज्यादा बोलता है, हमारे यहाँ मिनिमम 92-93% इन तीनों स्कूलों का अटेंडेंस थी। और तीसरा एग्रीमेंट जो हुआ था वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हुआ था। क्वालिटी एजुकेशन में कंडीशन ये थी कि ना तो हम मेजर करेंगे ना सरकार मेजर करेगी, इसको थर्ड पार्टी मेजरमेंट होगा जो इंटरनेशनल लेवल पे करेगी। दोस्तों, मैं आपको प्राउडली इस बात को अनाउंस कर सकता हूं कि ये थर्ड पार्टी असेसमेंट में जो भी बार तय होती थी, उस बार से हम काफी ऊंचे होते थे हर बार। क्योंकि जब एक आदमी जिंदा हो जाएगा, एक आदमी की कॉन्शियस को जिम्मेदार बना दिया जाएगा, फिर बार उसके लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाएगी। वो तो चढ़ना सीख जाता है, आपको बार लगता है, वो कहता है पैर रख के आगे जाना है मुझे। हमने ये प्रूव करके दिल्ली में दिखाया, SDMC में। फिर मामला आया कि ये आगे कैसे करेंगे, ये तो ठीक है आपके टीचर्स थे, अब हमें अब ऐसे 5 स्कूल करके दिखाइए आपसे दूर हो, जहां आपके टीचर नहीं जाएंगे। कभी कभी आप जा सकते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने में देखने के लिए, आपके टीचर नहीं जाएंगे, वो आपके मेथड से काम चलना चाहिए। दोस्तों, हमने अंबाला में 5 स्कूल, ग्रे मैटर कैपिटल कंपनी थी अमेरिका की, उसने हमें 5 बजट स्कूल दिए। यकीन माने हमने 1 साल उन पर दिल्ली बुलाया, ट्रेंड करा,
और उसके बाद उनको छोड़ दिया, आप निगरानी करते रहे, कैमरे से हम नहीं जाते थे। आप यकीन मानेंगे 1 साल के बाद उन 5 स्कूलों ने एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में अच्छे लेवल पूरा किया। इंडिया लेवल पे वो स्कूल चौथे और तीसरे नंबर तक पहुंच गए। ये अचीवमेंट शुरू हो गए। उसके बाद लोगों ने कहा कि आपके अंडर भी हमने स्कूल देख लिया, आपके टीचर्स ने जो चलाया वो एसडीएमसी ने उसको भी देख लिया, मेथड से चलते हुए अंबाला के 5 स्कूल भी देख लिए। अब हम चाहते हैं कुछ बच्चों को आप बनाएं, ट्राइबल बच्चों को, और उनको आप ट्रेन करके 5-10 दिन में छोड़ें और साल भर में उनका रिजल्ट देखें। मैं प्राउडली अनाउंस कर सकता हूं कि साल भर के बाद हमने पालघर से बच्चे बुलाए, 10 बच्चे, ट्राइबल से, डीप ट्राइबल से हमने बच्चे बुलाए। हमने उन बच्चों को 10 दिन ट्रेन करा। उसके बाद उन बच्चों ने 12वीं में कॉमर्स और आर्ट के अंदर पूरा पालघर टॉप किया सीबीएसई एग्जाम में। ये हमारे पास प्रूफ के रूप में है। फिर हमने कहा कि अब तुमने पास तो कर लिया, मगर किसी भी आदमी की उपयोगिता इस बात पे तय होती है कि तुम अगला क्या रिजल्ट देते हो, इंसान के रूप में कितने इंसान पैदा करते हो। प्राउड से मैं कह सकता था कि उन लोगों ने करीब 120 लोगों को तैयार किया, जिससे 30 महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्कूल वो चला रहे थे। कोरोना पीरियड में बंद करने पड़े, मगर वो 30 स्कूल चला रहे थे। तो सच बताऊं, यदि आप आदमी में समाधान पैदा कर देते हो, आदमी में क्यों का आंसर पैदा कर देते हो, तो क्या होता है, परिवार समृद्धि की ओर बढ़ता है। अभाव का अभाव आ जाता है, समृद्धि की ओर परिवार बढ़ना शुरू होता है। जब परिवार समृद्धि की ओर बढ़ता है, समाज के अंदर अभय आने लगता है। समृद्ध परिवार समाज में अभयता को वर्ण करता है, शरण करता है और पोषण करता है। जब समाज में अभय होता है तो पूरे विश्व में सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस पैदा हो जाता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति पे काम नहीं किया गया, सिस्टम, पॉलिसी या और अन्य तरीकों को, जरूरतों को पूरा करने पे काम किया गया, तो हिटलर जैसे लोग पैदा ही होते रहेंगे। तब या तो आप बम से मरेंगे या ग्लोबल वार्मिंग से। मैं तो अक्सर कई बार बातें सुनता हूं, लोग कहते हैं कि इतने परमाणु बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा, वो बहुत छोटे बम थे, उससे लाखों गुना पावरफुल ज्यादा बम कम से कम 50 से ज्यादा बना लिए गए हैं, जो पृथ्वी को 50 से ज्यादा बार खत्म कर सकते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि पहला बम तो कोई चला देगा, बाकी 49 के बटन कौन दबाएगा। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात रहती है। तो हमने कहा कि नहीं, व्यक्ति में समाधान पैदा करो, क्योंकि अगर एक आदमी काबिल हो गया तो एक बात को, मैं एक सूत्र बड़े ध्यान से आता है अक्सर, कि लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, सही के उदाहरण से सीखते हैं। तो मैंने इसीलिए स्कूल स्टैब्लिश किया, इसीलिए आदमी पर काम किया कि ये सही ऐसा होता है। मेरा कहना मानने की जरूरत नहीं है, ग्रंथों को मानने की जरूरत नहीं है, आके देख लीजिए। हमने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, लोग आने लगे, बहुत लोग आए, और लोगों ने जब बच्चों में परिवर्तन देखा, एक्साइटमेंट शुरू हो गया। हमने एक और लेटेस्ट प्रयोग किया, पूरे एकेडमिक्स को हमने संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व से जोड़ दिया। आप मैथ की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आप साइंस का कोई लॉ पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसका संबंध मटेरियल वर्ल्ड से, प्लांट से, एनिमल से और नॉलेज ऑर्डर ह्यूमन बीइंग से क्या संबंध है, ये बता दीजिए। जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, इसका चारों में संबंध ढूंढिए। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, क्योंकि चारों आपस में रिलेटेड हैं। मटेरियल से प्लांट बना, प्लांट से एनिमल, एनिमल से ह्यूमन बीइंग। वो आपने आज तक की कहानी में पढ़ा होगा। तो चारों आपस में रिलेटेड है। पूरी थीम जो है वो को एग्जिस्टेंस की है। को एग्जिस्टेंस स्टैब्लिश में करना क्या होगा, व्यवस्था बनानी होगी। व्यवस्था का मतलब एक दूसरे की उपयोगिता और पूरकता को बनाते हुए एक विधि बनाना। उस विधि में क्या नीति होनी चाहिए, नीति 3 ही है, राज्य नीति, धर्म नीति और अर्थ नीति। इन तीनों नीतियों को उस विधि में इस्तेमाल करना। और फिर ये क्यों करना, क्योंकि हम सब संबंधी हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि वसुदेव कुटुंबकम,
क्योंकि पूरी वसुधा में उठे पैदा हुए उपजे और संबंधित सभी लोग मेरे कुटुंब के लोग हैं। मैंने आपको कहा था कि भारत बचेगा तब संसार बचेगा। इसी एजुकेशन की स्थापना के लिए हम लोगों ने इस मुनि मॉडल पर काम किया। ये मुनि मॉडल ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति की सोच का नतीजा है, ये एक जरूरत, क्योंकि भारतीय दर्शन विश्व को एक अपने घर के रूप में देखता है, उसकी जरूरत का पाठ है। तो हम लोगों ने इसी बात को ध्यान रखा। अब इन सब प्रयोगों के बाद मैंने ये सोचा कि इस सब को हम दुनिया को रेप्लिकेट कैसे करेंगे। दोस्तों, मेरा काम स्कूल खोलना नहीं है, मैं बिल्कुल स्कूल खोलना नहीं चाहता। मेरा काम है कि दुनिया में स्कूल इस्टेब्लिश हो चुके हैं उनको उनकी मीनिंग दिलाना। स्कूल खोलना मेरा जॉब नहीं है। जो भी गैप हो उन गैपों को या एक्सपेरिमेंट करें, स्टडी करें, उसका व्यवहारिक रूप निकालें और सफल होने के बाद दुनिया को शेयर करें। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलाना, हर बच्चे की इंडिविजुअल फाइल बनाना, क्योंकि बच्चा वसुधैव कुटुंबकम की प्रणाली से ग्लोबल सिटीजन विद यूनिवर्सल ऑर्डर पैदा हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करें। पहला है फ्रेंचाइजी मॉडल, कि हम, अगर आपको लगता है कि आपके मन में इच्छा है किसी के साथ नहीं जुड़ना है, तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया कि आपको फ्रेंचाइजी देते हैं, कुछ रॉयल्टी लेते हैं और उसके बाद आपके टीचर को ट्रेन, मॉनिटरिंग, ये सब हमारे हाथ में रहता है। दूसरा मॉडल निकाला हमने पावर बाई, कि एग्जिस्टिंग स्कूल खुले हुए हैं, वो मुनि मॉडल में कन्वर्ट होना चाहते हैं, हमने उनके ऊपर एक मॉडल निकाला कि उनको हम ट्रेंड करते हैं। मुनि साइन 1 महीने में ट्रांसफर होते हैं, उनको हम ट्रेंड करते हैं, फिर वो लोग अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं, उसके बाद मुनि स्कूल की मॉनिटरिंग, कंसल्टेंसी स्टार्ट हो जाती है। और जो हमने ये मुनि का मॉडल किया, ये हमने गवर्नमेंट में भी किया और प्राइवेट में भी किया, क्योंकि बच्चा कहीं का भी हो, आखिर तो राष्ट्र की संपत्ति है, आखिर तो राष्ट्र के लिए है। तो हमने इन दोनों मॉडलों पर दोनों जगह किया। और मजेदार बात है कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर मेरा गांव का स्कूल है, सर मेरा ट्राइबल का स्कूल है। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ, फिर क्या हुआ? बोले सर शहर का नहीं है। नहीं, बच्चा तो सारे जैसे ही होते हैं, बेहतर ही होते हैं। बच्चे कब से कमजोर होने लगे भाई? मुझे तो आज तक वो माँ नहीं मिली जो कमजोर बच्चे पैदा करती हो, या आज तक उस पिता के दर्शन नहीं हुए जो सिर्फ ब्रिलियंट ही पैदा करता हो। दोस्तों, हम माता पिता शरीर पैदा करते हैं और एक आत्मा, एक जीवन, उसके अंदर अपने संस्कार से, आशा बंधन से आते हुए, इच्छा बंधन में जन्म लेते हुए आशा बंधन के साथ आगे क्रियान्वित होती है, आगे बढ़ती है। तो हम लोग एक शरीर पैदा करते हैं और संस्कार, उस बच्चे के संस्कार, परिस्थितियां, उसकी आवश्यकताएं, उसका एनवायरमेंट एक महान व्यक्ति का निर्माण करता है। तो हमने इसी काम को संस्थागत करने के लिए हर जगह रेप्लिकेट हो सके, क्योंकि शरीरों के हॉस्पिटल तो हर जगह बन रहे हैं। काश मुझ जैसे कमजोर इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति और मेरे जैसा एक कमजोर मनोबल के व्यक्ति के लिए भी एक स्कूल बने। तो मेरे दोस्तों, कि दुनिया इससे पहले दिवाली मनाए और दिवाली में एक दूसरे पे बम फोड़ के दिखाए, आओ मुनि को आपके नाम से, आपके गांव में, हर जगह, हर ब्लॉक में, पूरी दुनिया में स्थापित कर दें। यही मेरी कामना है और यही इस दुनिया के बचे रहने का रास्ता है। धन्यवाद, नमस्कार।